जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का पेपर। अभी जो आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बिल्कुल पूरी तरह से आपको हेल्प करने वाला ये क्लास है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर इस पर आए हैं तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे आप समझ पाएंगे कि इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और जैसा आप पे एग्ज़ाम में आएगा उसी लेवल का मैंने इसमें क्वेश्चन रखा है। ये आपको करने के बाद पता चलेगा। और भी मैं बात करूँगा क्लास के अंदर में कभी कभी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था ये 1921 में हुआ था। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मैं आंसर के बाद आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को भी आप लोगों को नोट करना है, याद करना है अगर नहीं पता है तो, क्योंकि आपके आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम में किसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बात हुआ है तो पहला तो आपका आंसर ये है कि ये 1921 में हुआ था। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, यहाँ पर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। अब सभ्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आते हैं। वो क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो के बारे में। क्या है? मोहनजोदड़ो के बारे में क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था और कब किया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का खोज जो किया गया था 1922 ईस्वी में किया गया था, और ये किया गया था आपके आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ठीक है, बनर्जी के द्वारा। तो ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के एक पॉइंट और हैं कि अभी जो ये स्थल है, ये जो जगह है करंट में कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में जो खोजा गया था ये अभी पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान में एक पंजाब रीजन है। ठीक है, पंजाब की यहाँ पर इंडिया में भी है और पाकिस्तान में, तो पंजाब रीजन में ये आपको हड़प्पा सभ्यता अभी मौजूद है। ठीक है, ये जगह। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, और क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास में आप इस तरह से डूब जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में अभी जो हमारा एप्लीकेशन आया है प्ले स्टोर में, ये नाम से वीर पथ के नाम से, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आर्मी क्लर्क रिलेटेड, आर्मी जीडी रिलेटेड और कोर्सेज मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट है। बस वीर पथ को प्ले स्टोर से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि गीतांजलि के लेखक कौन है। तो यानी कि ऑथर जो है गीतांजलि के कौन है। यहाँ पर ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा और अपना आंसर जो है कमेंट में करते रहिएगा। ठीक है, और डेली 10 बजे आना है आपको। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर है प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर है। तो सबसे देखिए यहाँ पर सबसे डीपेस्ट भी यही है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट भी यही है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसे कि पैसिफिक ओशन भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1951 में। तो अगर आपका आंसर 1951 है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पौधे का जो खाना बनाने का फूड प्रोसेस का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि इस प्रक्रिया में कौन से गैस को लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं,
यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अगर ये कौन सा रहता कि कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, यानी कि पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो यहाँ पर ऑप्शन को भी देख लीजिए और ऑप्शन में बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग जो हैं ऑप्शन से देख लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी आना चाहिए, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, यानी ब्रास जो है कौन से धातु का मिश्रण है। यहाँ पर आपको ऑप्शन से लेने हैं आपका आंसर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब 5 क्वेश्चन आर्मी क्लर्क के कंप्यूटर के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो कंप्यूटर के जो आपको 5 के 5 क्वेश्चन लगाने हैं वो आपको हमारे ई बुक जो है, जो कि उसमें करीब 750 प्लस क्वेश्चन उसमें हैं वन लाइनर, उसको पढ़ लीजिएगा। आप अपने आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम में कंप्यूटर में बेस्ट करके आएंगे, ठीक है। अगर ये लेना है आपको तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर वीरपथ का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें है 8 है। क्वेश्चन ये था कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में किसी सेल में सूत्र शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अगर आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एमएस एक्सेल में कोई भी फार्मूला जब लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो सबसे पहला जो आपका जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है। तो ये सिंबल होता है आपका इक्वल टू का, यानी बराबर का सिंबल होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं ना, से विंडोज़ होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है और डॉस भी है, बस ओरेकल नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो लैन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ऑप्शन देखकर थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पता होता है बच्चों को, लेकिन ऑप्शन नंबर गलत टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन सही चुनना है यहाँ पर। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर कि कंप्यूटर में किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर से एक तो होता है फाइल को डिलीट करना, ठीक है, तो आप डिलीट बटन दबा देते हैं तो हट जाता है। अगर परमानेंटली डिलीट करना है आपको, ठीक है, तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर तो यहाँ पर शिफ्ट और डिलीट बटन दबाएंगे तो आपका जो डाटा रहेगा, फाइल रहेगा, वो बिल्कुल परमानेंटली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आगे आते हैं, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बस कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए और प्रैक्टिस उस पर बहुत ज़्यादा कीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहले तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और आप सॉल्व करके अपने आंसर से को मेरे आंसर से मैच करिए, ठीक है। और आपको ये पता है तो आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इतना में बेचा गया है, तो यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 720 हो गया। अब इसको क्या होता है, 20% की आपको हानि होती है, यानी कि आपको लॉस कितना दिया गया है,
20% दिया गया आपको। तो यहाँ से पहले आपको क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब लॉस दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस का परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है 720 गुना में 100 बटा में, आप देखिए 100 माइनस में से 20 करेंगे ना, 100 माइनस में से 20 करेंगे ना तो 80 आ जाएगा ना। यानी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर इसको ऐसा मैं डाल देता हूँ यहाँ पर लिख के, आपको 720 गुना में 100 बटा में हो जाएगा 80, 8 नमा 72 यानी कि 900। 900 क्या निकल गया क्रय मूल्य। अब उसको 20% का लाभ लेना है ना, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ये फार्मूला होता है, बटा में 100 होता है। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 900 कर लीजिए यहाँ पर, और लाभ दिया गया है 20% का, और 100 में 20 जोड़ देंगे 120 बटा में 100 हो जाएगा, 0 काट दीजिए, 12 नमा 108, 1080 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए मैंने यहाँ पर बहुत लेंदी तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया है, लेकिन इतना लेंदी तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। तो सॉल्व कैसे करना है ये देखना है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट पता रहेगा ना तो आप क्वेश्चन को आराम से ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे देख लीजिए यहाँ पर। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में क्या करना है, लॉस होगा तो 100 में से घटा देना है लॉस परसेंट को, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा। ये तो आपका निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, ये आपका काट के कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जब आपको निकल गया है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। तो 100 ये है और लाभ इतना है ना 20% का, तो 120 हो जाएगा, बटा में 100 कर लीजिए। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। 0 कट जाएगा, अब यहाँ 0 9 72 9 12 नमा 108 यानी कि 1080। डायरेक्टली देखिए यहाँ पर एक बार में आपका आंसर निकल जाता है। मैंने कि यहाँ पर ट्रिक कुछ नहीं लगाया है, बस कंसेप्ट आपको करवाया है, ठीक है। आपको लगता है क्वेश्चन पता है तो क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बच जाए। इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले एलसीएम निकालना है और जितना एलसीएम आएगा उसमें 7 को जोड़ देना है, वही आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो पहले मैं क्या करूँगा, 12, 15, 20 और 27 का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। 2 से लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 और यहाँ पर 10, यहाँ पर 27, फिर 2 से लग जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा, 3, 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर 27। अब 3 से लगा दीजिए, यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 3 का 3, 3 पंचे 15, 5 का 5 हो जाएगा, 3 में 27। अब यहाँ पर कितना लग जाएगा आपका, तो यहाँ पर 5 से लग जाएगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी अब क्या बच रहा है, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 9, ठीक है ना। अब देखिए 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 100 और 6 नमा 54 यानी 540 निकल गया आपका। और यहाँ पर क्या मैंने बताया था, एलसीएम निकाल के 7 जोड़ देना है, तो यहाँ पर 7 जोड़ दीजिए। इसका एलसीएम आपको कितना निकल गया, 540 निकल गया, और 7 जोड़ेंगे तो 547 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए यहाँ पर। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए दोनों मिलकर 15 दिन में करता है ना, उसमें से एक का काम दिया है कि एक कितना दिन में कर सकता है, तो दूसरा कितने दिन में काम करेगा ये निकालने के लिए, यानी कि आपको एक का निकालना है ना। अब क्या करना है, 15 गुना में 10 कर देना है और 15 माइनस में 10। ये कब, जब दोनों का काम दिया हो और मिलकर काम दिया हो और एक का काम दिया हो तो दूसरा काम निकालने के लिए, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर दीजिए। 15 गुना में 10 बटा में 5 हो जाएगा, ये 5 तिया 15, 10 तिया 30 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन इतना आसान होता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 20 दिया गया, यहाँ पर ठीक है ना, 20 दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं फिर से मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको।
ठीक है, ताकि आपको डॉट कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे एग्ज़ाम में क्या होता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक होने से बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो जाता है। अब क्या बताना है, ए का काम कैसे निकालेंगे, तो 15 गुना में 20 बटा में कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 15 हो जाएगा। तो 15 गुना में 20 बटा में 5, 5 तिया 15, 20 तिया 60, यानी ए इसको 60 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, पहले इसको आप पढ़ लीजिए। 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए आप लोग बनाएंगे कैसे, पहले आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, फिर आप एसआई निकाल लेंगे, फिर दोनों को घटा के आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इसके लिए एक फार्मूला बताता हूँ, आप उसी फार्मूले पर आप बनाइएगा। देखिए आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है, यानी कि दोनों का ब्याज का अंतर 2 साल का। इसके लिए डिफरेंस बराबर क्या करता हूँ, P इंटू में R बटा में 100, R बटा में 100 पावर में 2 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है। P यानी कि प्रिंसिपल है कि इतना अमाउंट दिया रहे है वो, ठीक है ना। तो 10,000 गुना में, अब रेट कितना दिया गया है, 10 दिया गया ना, 10 बटा में 100, और यहाँ पर पावर में 2 है ना, तो इसको 2 बार गुना करना है आपको, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 जीरो है ना, 4 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, 10 देने के 100 आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। चाहे तो इसको आप अलग अलग निकाल के वेरीफाई भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम नहीं लगे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का, ऐसा त्रिभुज है ना, ऐसा त्रिभुज होता है ना, ऐसे त्रिभुज होता है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक भुजा कर्ण दिया गया 13, दूसरा दिया गया है 5, तो तीसरा तो पहले भुजा निकल ही जाएगा ना आपका। तो कैसे निकालेंगे आप लोग तीसरा भुजा, तो क्या करना है, तीसरा भुजा 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर रूट अंडर में कर दीजिए। ये तीसरी भुजा निकालेंगे जब आपको ए बी और सी करेंगे तब, तो बी सी का आपको वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पर। ये मैं कैसे बना रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से बना रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा पहले। तो 13 तरह 169 माइनस में 5 5 25, ये हो जाएगा आपका 144 रूट अंडर में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, निकाल के यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तीनों भुजा निकल गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1 बटा में 2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है। 1 बटा में 2 गुना में 12 गुना में 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से काटूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2x + 3y बराबर में 13 है और x y का वैल्यू दिया गया इतना, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब 2xy बराबर इतना दिया गया है, 2x + में 3y बराबर में 13, ठीक है। और यहाँ पर xy बराबर में दिया गया आपको 6 दिया गया है, तो इसका वैल्यू निकालना है। अब इसको देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x² + में 9y² कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस में 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर xy दिया गया है, अगर मैं ऐसे मान लूँ इसका फार्मूला 2x + में 3y का होल स्क्वायर बराबर मान लूँ, इसका फार्मूला क्या निकल जाएगा, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तब, यानी कि 2x² प्लस में, ठीक है ना, यहाँ पर 3y का स्क्वायर, यहाँ पर मैं होल कर देता हूँ यहाँ पर, प्लस में 2ab ना, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, b का इतना हो जाएगा, तो 2 या 6 आदुना में 12xy हो जाएगा अगर आप a + b के होल स्क्वायर पर जाएंगे तब। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया आपको, इसका वैल्यू इतना दिया गया है ना, कितना दिया गया है आपका, यह आप यही तो निकालना है आपको, ठीक है ना। इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना दिया गया, 13 दिया गया है ना, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर,
और बराबर में इसकी ये आपको ये तो निकालना ही है आपको, ठीक है ना। तो ये निकालेंगे, इतना हो जाएगा ये। और यहाँ पर इसका वैल्यू यानी कि 2x², 2 दूना 4x²। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कैसा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर तो 2x प्लस में 3y बराबर में 13 है और xy बराबर में इतना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, आपको बस सोच के बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इतना दिया गया है ना, अब मैं इसको 2 प्लस में 3y का अगर मैं होल स्क्वायर का फार्मूला बना लूँ तो क्या बन जाएगा। देखिए इसको मैं मान लूँगा a, इसको मान लूँगा b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस में 2ab होता है। तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अब प्लस में 2ab ना, मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, प्लस में 2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, इसको तो मैंने माना है 2x ना, b बराबर इतना है ना, गुना में 3y। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 दूना में 4x² प्लस में 3 दिया में 9x² प्लस में 2 दूना 4 दिया 12xy हो जाएगा। अब ये तो इतना ही है ना, ये तो इतना ही है ना, इसका वैल्यू कितना दिया गया, 13 दिया गया ना, यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 169 इसका स्क्वायर गुना करके इतना हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपको निकालना है, और इसका xy का वैल्यू आपको 6 दिया गया है। इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर यही आपको निकालना है, प्लस में 12 गुना में 6 कर लीजिए, क्योंकि xy का वैल्यू दिया गया आपको 6। अब देखिए यहाँ पर 169 बराबर में 4x² प्लस में 9x² प्लस में 12 छक 72, 12 छक 72। अब क्या किया, यहाँ पर क्या करना है, 72 को आपको इस तरफ लाना है ना, तो क्या बच जाएगा आपके लिए 4x² प्लस में 9y² बराबर में 169 माइनस में कितना हो जाएगा 72, यहाँ पर 72 हो जाएगा, माइनस में घटाऊंगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर आपके 169 है ना 7, और यहाँ पर 11, 117 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन आपका आंसर इतना नहीं दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। आपको रेडियस कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यानी बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² एज फार्मूला होता है ना। अगर नहीं पता है तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। पाई का वैल्यू होता है 22 में 7, आर कितना यानी रेडियस कितना दिया गया 7 ना, तो 7 गुना में 7 गुना में एच कितना हो जाएगा 10, यानी कि 7 7 कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 22 7 में 154 गुना में 10, यानी कि आपको 1540 आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि एक छात्र जिसका भार 100 किलोग्राम है कक्षा को छोड़ देता है तो शेष छात्रों का औसत भार कितना होगा, आपको यहाँ पर निकालना है। अब देखिए पहले क्या करिए, पहले 50 छात्रों का कुल वजन कितना है पहले निकाल लीजिए। यहाँ पर 50 गुना में 45 कितना हो जाएगा 0, 5 पंजे 25 का 5 में 2, 5 का 20 2 22, 2250। अब देखिए 100 किलोग्राम का चला जाता है ना, तो यानी कि 2250 में से आप 100 को कम करेंगे तो 2150 हो जाएगा, ठीक है। अब 2150 जो है कितने लोगों का, अब 49 लोगों का ना, क्योंकि एक लोग तो चला गया है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे,
इसका औसत कैसे निकालेंगे आप लोग, तो 2150 बटा में 49 हो जाएगा। अब 49 मैंने कहाँ से लाया है और 2150 कहाँ से लाया है आपको पता चल गया होगा। इसको सॉल्व करके आप आंसर चेक करके आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है। इसको मैं भाग लगाऊंगा, ये करूंगा तो टाइम लगेगा। आप अगर पेपर पेंसिल लिए हुए हैं तो अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि दो रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर है और 80 मीटर है। देखिए दो रेलगाड़ी है, एक की लंबाई दिया गया आपको 120 और दूसरा की लंबाई 80 मीटर है। एक ही दिशा में क्रमशः, अब एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो एक का स्पीड दिया गया है 60 और दूसरा का स्पीड दिया गया है आपका 42, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज़ रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितना देर में पार करेगा। ये स्वतः है ना कि अगर जो धीरे गाड़ी चलेगा उसको तो पार करेगा। जब एक ही दिशा में जाए ना तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड दोनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा समझ लीजिए यहाँ पर, तो 60 माइनस में 42 हो जाएगा, यानी घटा कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए क्योंकि आपका यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में निकलेगा ना। तो यहाँ पर 18 गुना में 5 बटा 18, 18 का जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आपका हो गया स्पीड। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि जब एक दूसरे को पार करेगा ना तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, दोनों का जुट जाएगा। 120 प्लस में 80 यानी कि 200 मीटर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ डिस्टेंस निकल गया और यहाँ पर स्पीड निकल गया। आपको क्या निकालना है, आपको इसका टाइम निकालना है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस आपका दिया गया है 200 बटा में आपका 5 दिया गया है, यहाँ पर 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 200 मतों से चुनाव जीत गया। यदि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो डाले गए मतों की संख्या कितना है। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लूँगा, यहाँ पर आपको आप सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं मान लूँगा कि टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल वोट कितना है, ठीक है। मान लूँगा मैं x मान लूँगा। अब x में से 10% क्या हो गया, आपका अवैध हो गया ना, इनवैलिड हो गया ना। कितना बचा, 90% बचा ना, तो 90 बटा में 100 कर लूँगा, इतना बचा। अब वैध मतों का कितना 55% क्या हुआ, 55%, ठीक है, वो उसको प्राप्त हुआ है जो जीत गया है और वह 200 मतों से जीत गया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कुल मत कितना है। अब यहाँ इसका मैं अगर मैं 5% निकालूंगा ना, 5% नहीं निकालूंगा मैं, देखिए एक को मिला 55, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45 मिला होगा ना, दूसरे को 45 मिला होगा ना। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10% का। देखिए 100% होता है ना, 100 में से 55 ये इसको मिला है तो 45 दूसरे को मिला होगा, यानी दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 10 का डिफरेंस है। और 10 का डिफरेंस है तो 10 कितना, ये तो परसेंट में 10%, लेकिन वोट में कितना 200, यानी कह सकता हूँ कि टोटल वैध मत का 10% या 10 बटा में 100 200 है ना। बस इस कंसेप्ट को सीखना है, बस आपका आंसर निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुना में 100 गुना में 100 बटा में 90 गुना में 10 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया आपका यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 0 बटा में 9 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप भाग लगाएंगे ना तो कितना बन जाएगा वो देख लीजिए आप। देखिए 9 दूना में 18, 9 दूना में 18, 9 दूना 18, 9 18, आपका पूरा नहीं कटेगा, इतना लगभग में आएगा, 4 बार 2 लगभग में आएगा, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया है ना, कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हो पाएगा। अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के हैं। 25 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में एक पैसेज तो कन्फर्म आता है, पहले के 2 पैसेज आते हैं, अभी भी आपके 2 पैसेज आ सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आपको एक पैसेज ज़रूर देखने के मिलेंगे। अब मैंने पैसेज यहाँ पर नहीं लाया है, पैसेज को प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर वीर पथ के एप्लीकेशन पर आ जाइएगा। ये आप प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, वीर पथ सर्च करिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको वहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्या
कि चूज़ दी वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग कह रहा है ना, यानी आपको यहाँ पे क्या पता कर रहा है, सैनोनिम बोल रहा है पता करने के लिए। किसका? तो लिथल के लिए। तो लिथल का सैनोनिम क्या हो जाएगा? लिथल मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ ऑप्शन में से डेडली मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। देखिए यहाँ पर वर्ड जितने होते हैं ना, वर्ड वोकैबुलरी आप इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन से लगाइए। हमारे पास भी 45 सेट है, वो भी आप ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर आप कर दीजिएगा। इसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। आपको उसे प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर अगला है वर्ड मोस्ट नियरली द सेम, यानी अबेंडन का आपको क्या पता करना है? सैनोनिम पता करना है, ठीक है ना। तो अबेंडन के लिए मतलब क्या होता है? छोड़ देना, छोड़ा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे ना, ये आपका फोरसेक दिया गया है। फोरसेक मतलब भी क्या होता है? जो अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ दिया हुआ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग, यानी कि आपको एंटोनिम पता करना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरिटी मतलब सुखी, संपन्न, जो बढ़िया होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्पेरिटी कहते हैं। और ऑप्शन में देखेंगे ना, एडवर्सिटी, वेल्थ, सक्सेस और फॉर्चून। तो यहाँ पर एडवर्सिटी मिल जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा विपदा होता है, ठीक है ना। जब बुरा समय आता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्सिटी कहते हैं। और इसका अपोजिट में क्या है? प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? सुखी, संपन्न, धन्य क्या होता है? ये होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड और है अपोजिट, यानी कि एंटोनिम पता करना है फ्लेक्सिबल का। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। आप यहाँ पर मेरे आंसर को मिलाइएगा अपने आंसर से। तो यहाँ पर देख लीजिए, फ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा। मतलब क्या होता है? कठोर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल नरम है, लचीला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपको आर्टिकल से फिल करना है इस फिल इन द ब्लैंक के लिए। तो आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते ही आते हैं। आपको एक तो आएंगे आर्टिकल के आएंगे, एक आ सकते हैं वर्ब के, एक आ सकते हैं प्रीपोजिशन के, एक आ सकते हैं एडवर्ब के, ठीक है ना। नॉन प्रोनाउन भी आ सकते हैं। तो आज मैंने ज़्यादातर मैक्सिमम पैसेज का हटाकर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को ही बढ़ा दिया है, ठीक है ना, ताकि आपका प्रैक्टिस और बढ़िया से हो जाए अभी आने वाले आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि माई ब्रदर इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मेरा ब्रदर जो है एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल लगने वाला है। ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, साउंड कैसा है इसका है? तो यहाँ पर यू यानी यौ का साउंड आ रहा है ना। तो जब इस साउंड अगर यौ का आ रहा है, यानी साउंड आपका क्या है? तो कॉन्सोनेंट साउंड आपका है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है। और भी आपके इंग्लिश क्लासेस मैंने काफ़ी करवा दिए हैं। अगर आप देखेंगे ना तो एग्ज़ाम गो का मेरा दूसरा चैनल है, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है ना। आगे है कि आई नीड टू बाई अम्ब्रेला एट माइट रेन टुडे। मुझे अम्ब्रेला खरीदने की ज़रूरत है, आज हो सकता है कि बारिश हो जाए, ठीक है ना, होगा। अब यहाँ पर अम्ब्रेला से पहले कौन सा लगाएंगे? एन लगाएंगे, सभी बच्चे लगाएंगे एन। ऑप्शन बिल्कुल टाइम नहीं देना यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर, सनराइज इन ईस्ट। तो आप लोग सभी को पता है कि सन से पहले द का लगाते हैं, और ईस्ट क्या है? आपका एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन से पहले आप लोग द का यूज़ करेंगे। अगर नहीं पता है तो पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या होता है? द ईस्ट होता है, क्या होता है? द वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर द वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी द, यहाँ भी द। ऑप्शन नंबर ये बी में मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन को लगाइए यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि ही इज़ वेरी प्राउड हीज अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक है आपके आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो है प्राउड के बाद आपको ऑफ का यूज़ करना है। अगर आपने ऑफ चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि द ट्रेन इज़ स्केड्यूल टू अराइव 5 PM। ट्रेन कब आना है ट्रेन को? यानी 5 बजे आएगा शाम को। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एट। टाइम से पहले क्या यूज़ करते हैं? एट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर एट ज़रूर चुना होगा। अगले क्वेश्चन में है कि सी हैज़ अ ग्रेट फॉन्ड क्लासिकल म्यूज़िक। वो क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा प्रेमी है, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैंने क्या बताया था आप क्लासेस में?
फॉन्ड ऑफ होता है कोई चीज़ का लगाव होना, कोई चीज़ से प्रेम होना, ठीक है ना। यहाँ पर फॉन्ड ऑफ ये फिक्स है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए में। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि द अर्थ राउंड द सन, यानी अर्थ जो है यहाँ पर आपको ये वर्ब का फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है ना, वर्ब का। यहाँ पर अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक अगले साल मेरा ग्रेजुएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या यूज़ करेंगे आप इसमें, तो यानी कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर में क्या बता रहा है, फ्यूचर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट होने का सेंस किस में लेता है, तो परफेक्ट टेंस में लेता है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव कंप्लीटेड, ये फ्यूचर में कंप्लीट है ना, तो विल हैव कंप्लीटेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगाइए, यहाँ पर बस सावधानी से लगाइए, क्वेश्चन क्लास ज़्यादा लेंदी हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं क्लासेस को थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ। बाद बाकी आप वीडियो को पॉज या स्लो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ द बॉयज़ डन देयर होमवर्क, बच्चे में से कोई भी बच्चे जो हैं यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर लगाएंगे आप हैज़ का लगाएंगे। देखिए यहाँ पर NEITHER, नाइदर मतलब क्या होता है, नो वन होता है, कोई नहीं। यहाँ पर एक का है ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी पूरी तरह से फिट बैठता है। अगले क्वेश्चन में आपका कॉमन एरर से क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर, आपका कौन से पार्ट में एरर है आपको ये देखना है। अब मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वेयर फाइटिंग फॉर देयर बोनस, मैनेजर भी और उसके साथ जितने सारे क्लर्क्स हैं, ठीक है, वो सभी बोनस के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको एरर नहीं मिले तो आपको यहाँ पर नो एरर लेना है, लेकिन आपको एरर मिल जाएगा। एरर कहाँ पर है, तो एरर इस पार्ट में है। अब इस पार्ट में क्या एरर है, तो वेयर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर वाज का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका द मैनेजर है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है, तो सिंगुलर वर्ब भी लेना पड़ेगा। अगर दो सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा रहता है तो आप जो सेंटेंस में जो पहला रहता है ना आपका सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ करते हैं, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में है आपका स्पॉटिंग एरर से कि ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास एंड प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, नो एरर। अब यहाँ पर इसमें भी आपको एरर मिल जाएगा, वीडियो को पॉज करिएगा। यहाँ पर एरर ये है कि यहाँ पर आपको वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ होता है, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं उसमें से एक वन है ना, तो इसीलिए यहाँ पर बॉयज़ आना चाहिए था। तो यहाँ पहले पार्ट में एरर है, तो आपका पहला ही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि चूज़ द अल्टरनेटिव विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग एडियम फ्रेज। एडियम फ्रेज से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू स्मेल अ रैट। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू सस्पेक्ट समथिंग फॉल, जो कहीं पर कुछ गड़बड़ी लगता है ना उसमें क्या डाउट हो जाना। क्या होता है यहाँ पर स्मेल अ रैट, कैट क्या करता है ना, वो रैट के बारे में समझ जाता है, कहीं चूहा रहता है तो समझ जाता है कि वहाँ पर उसको महक लगता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर कुछ कमी को पता लगा लेना, उस पर डाउट हो जाना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ए हरकुलिन टास्क, इसका भी आपको पता करना है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है करने में, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ए टास्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर वन वर्ड लेना है। वन वर्ड के भी एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार, तो इसको भी आप लगाइए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ऐसे व्यक्ति या तो वो लिख नहीं सकता है, ना ही लिख सकता है, ना ही पढ़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इलिटरेट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है।
अगले क्वेश्चन में भी आपको वन वर्ड आपको चुनना है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसे जगह जहाँ पर पंछी को रखा जाता है, पक्षी को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, तो वहाँ पर उसको कहते हैं हम लोग एवियरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ही फॉर लंदन लास्ट नाइट, यानी देखिए यहाँ पर आपको इसमें आपको वर्ब चुनना है। इस फिल इन द ब्लैंक के लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट नाइट है ना, यानी सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट फॉर द लंदन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट में आज ही रात वह लंदन के लिए निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बैठता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, अगर मैं, यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, अगर मैं तुम होता, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता। ये ऐसी कल्पना है जो अब पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल करेक्ट बैठता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे कल्पना, उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट कोई सा भी रहे आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सी इज़ देन हर सिस्टर, अब यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यहाँ पर टॉलर होता है, तो यहाँ पर टॉलर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन PQRS क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस सेंटेंस को लगाइए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर द प्राइमरी पर्पस इन अ होलिस्टिक मैनर, अब ये तो फिक्स रहेगा, आपको इस PQRS को आपको चेंज करना है आपको करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, द प्राइमरी पर्पस, किस चीज़ का प्राइमरी पर्पस, अगर मैं देखता हूँ इज़ टू मेक, द प्राइमरी पर्पस इज़ टू मेक, कोई सेंस नहीं ले रहा है, ये प्राइमरी पर्पस ये बनाना है इंडिविजुअल को, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कर दूँ, ए प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूँ तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर सटीक बैठ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा चांस लग रहा है, मैं 100% नहीं कहूँगा। अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूँ तो क्यू वाला आपका ऑप्शन 2 दिया गया है। ये PQRS बनाएंगे ना तो आप ऑप्शन को देख कर बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सटीक इसका आंसर निकल जाएगा कम से कम टाइम में। अगर मैं क्यू से लूँ तो क्यू के बाद पी लेना पड़ेगा मुझे। देखिए द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक द इंडिविजुअल, उसके बाद आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अभी तो मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है मुझे। देखिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक बनाना, एंड टू डेवलप हीज पर्सनैलिटी, और उसके पर्सनैलिटी में विकास करना। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना फिट बैठ गया है। अब मैंने कैसे बनाया है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, बस आपको ये चीज़ कब होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट इज़ ट्रू बट बाय देयर कैरेक्टर, क्या है, यह सच है लेकिन क्या है, उसके कैरेक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इट इज़ ट्रू के बाद क्या ले सकते हैं, इट इज़ ट्रू के बाद क्या लग सकते हैं, इट इज़ ट्रू दैट कर सकते हैं आप, इट इज़ ट्रू दैट कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ट्रू जज अ पर्सन, ये तो आपका सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। इट इज़ ट्रू ओनली बाय देयर, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। स्टार्ट, इट इज़ ट्रू एंड मटेरियल पोसेशन, ये भी आपका ज़्यादा चांस नहीं लग रहा है आपका यहाँ पर। अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ कि इट इज़ ट्रू दैट वी शुड नॉट जज अ पर्सन, देखिए ये सच है कि हम लोगों को पर्सन का जज कैसे नहीं करना चाहिए, ओनली बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, जो सामने दिखता है वैसे नहीं, एंड मटेरियल पोसेशन। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कोई ही आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ पर PQRS करेक्ट फॉर्म में पहले से दिया गया है, तो आप ऑप्शन नंबर आप बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना यहाँ पर आंसर पूरा बड़ा बैठता है। अब सेंटेंस को पढ़ कर देख लीजिए, इट इज़ ट्रू दैट वी शुड नॉट जज अ पर्सन, ये सच है कि हम लोगों को पर्सन के जो सामने दिख रहा है उससे जज नहीं करना चाहिए, मटेरियल पोजीशन बट बाय देयर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर से हम लोगों को जज करना चाहिए, ये कह रहा है। बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, रेगुलर
फिजिकल एक्सरसाइज एंड रिड्यूस रिस्क, ये आपका सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, तो पी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आपका ऑप्शन में भी नहीं है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज नॉट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ये केवल हमारे फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव नहीं करेगा। देखिए फिट बैठ रहा है, क्यू से स्टार्ट आपका हो रहा है, तो क्यू वाला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, आप तो लेंगे नहीं, ऑप्शन सी आपका कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं देखता हूँ आगे, ना हमारे केवल फिजिकल फिटनेस को ये करता है, इम्प्रूव करता है, बट ऑल्सो इन्हेंस मेंटल वेलबींग एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ, देखिए क्यू के बाद आपको आर लेना पड़ेगा, क्यू के बाद आर किस में है, इसमें है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना यहाँ पर मैच कर गया। अभी ये मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं। क्लास अच्छा लगा है तो एक बार फिर से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भी कुछ क्वेरी ई बुक लेना है तो इसमें मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी सबका फिर से जय हिंद जय भारत।